Today we are going to talk about how to become an officer in defense forces particularly, and there is one critical stage that every officer has to clear और वो है SSB सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। आप रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू आ सकते हैं, आप डायरेक्ट एंट्री में आ सकते हैं, आप NCC के थ्रू आ सकते हैं, थ्रू एनी एंट्री यू आर कमिंग, बट क्वालिफाइंग द SSB इज़ कंपल्सरी। और SSB क्वालिफाई करने के लिए ये जो सिस्टम है SSB का, इट इज़ समथिंग यूनिक सिस्टम जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं डिफेंस में, उनको सिलेक्ट करने का मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन ज़रिया है, तरीक़ा है। और इसकी जो मेथडोलॉजी है वो अपने अंदर एक ख़ुद बहुत अच्छी चीज़ है। आज हम SSB के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे एंड आई विल ट्राई टू गिव यू द मैक्सिमम टिप्स कि SSB क्या है, और इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री भी हम बात करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट इसका जो होता है SSB का, तो वो किस तरीके से होता है, मेन SSB क्या है, और फिर आपका पायलट बनने के लिए ख़ास तरीके से देयर इज़ ए बैटरी टेस्ट, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, PABT वी कॉल इट। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। और SSB में हम जो चीज़ देखते हैं वो मेनली है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनको कि डिफेंस फोर्सेस में देखा जाता है, ख़ास तरीके से उनको तलाश किया जाता है, और जिनमें ये क्वालिटीज़ होती हैं दे बिकम ऑफिसर्स इन डिफेंस। तो वो उनके OLQs यानी कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। फिर कोर ऑफ OLQs जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ की कोर होती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, और किस तरीके से हम SSB को क्रैक करें, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट विच वी विल डिस्कस टुडे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि SSB क्या चीज़ है, SSB का मतलब क्या है। देखिए, इन ब्रीफ अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी टैलेंट को निखारने का या परखने का एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप एक कॉमन से काम कुछ लोगों को दें और वो काम जो भी सबसे अच्छे तरीके से कर सके, तो ही इज़ द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट। यानी कि जिस तरीके से हम बच्चों के जो ब्लॉक्स आते हैं टॉयज़ के, उनको जोड़ करके डिफरेंट आइटम्स बना लेते हैं, ये कुछ इसी से सिमिलर तरीके का टेस्ट होता है कि इसमें सिचुएशंस के अंदर प्रैक्टिकली उनको रख करके और कुछ सिंपल टास्क दिए जाते हैं इजी तरीके से, और वहाँ पे उनको जज किया जाता है कि कौन उसमें बेहतर तरीके से ये काम कर पाता है। तो मेनली SSB देखा जाए तो इस तरह ऑन जॉब यानी कि जॉब करते हुए आदमी की क्वालिटीज़ को परखा जाता है कि वो किस तरीके से उसको कर रहे हैं काम को, और किस में क्या क्वालिटीज़ हैं। मेनली जो लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो कितने लोगों में हैं और किस तरीके से लीड कर रहे हैं टीम को, क्योंकि डिफेंस को अपने रिक्वायरमेंट के लिए जो है जिस तरीके के लोग चाहिए होते हैं, वो उसके लिए जो क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है वो उनको निखारने के लिए बेहतरीन तरीका है। और इसका रिज़ल्ट जो है बहुत कम, यानी कि 5 to 6% लोग ही इसको क्वालिफाई कर पाते हैं, और मोस्ट ऑफ द पीपल रिजेक्ट हो जाते हैं जिनमें कि ये क्वालिटीज़ नहीं पाई जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है या आप SSB क्वालिफाई नहीं कर सके हैं तो आप किसी दूसरी फील्ड में आप कुछ ना कर पाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग जो SSB क्वालिफाई नहीं कर सके वो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स बन चुके हैं, स्पोर्ट्समैन बने हैं, लीडर्स बने हैं डिफरेंट फील्ड्स में। लेकिन डिफेंस का एक अपना अलग मिजाज है, अपना एक अलग काम करने का तरीका है, डिसिप्लिन है। तो उसके लिहाज से जो क्वालिटीज़ ऑफिसर्स में चाहिए होती हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए ये SSB का तरीका होता है। इसके हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में देखें कि आखिर SSB कैसे शुरू हुई और इसका क्या बैकग्राउंड रहा है। हुआ ये कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई तो उसमें पूरी वर्ल्ड वाइड जो था लोगों की जानें बहुत गईं, और उससे पहले कुछ ऐसा बहुत सिस्टमेटिक तरीका नहीं था कि जो फ़ौजी होते हैं या जो आमतौर पे फ़ौजें रहती हैं उनको ख़ास तरीके से ट्रेनिंग्स दी जाए, वारफेयर के बारे में सिखाया जाए, गोरिल्ला वार और दूसरे तरीके की जो वार हैं, ट्रेंच वार। तो उस तरीके का कोई सिस्टम नहीं था। जब वर्ल्ड वार हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो सब कंट्रीज़ के पास अपनी अपनी आर्मीज़ थी, अपनी फोर्सेस थी, तो उसमें लोगों की जानें बहुत ज़्यादा गई क्योंकि लोग बहुत से ट्रेंड नहीं थे, और इसकी वजह से जो था इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू फाइट द वार। तो उसके वर्ल्ड वार जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद में लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये हमें कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि जिससे कि हम राइट आदमियों को सिलेक्ट कर पाएँ डिफेंस में और इसमें फोर्सेस के लिए ख़ास तरीके से।
तो इसके लिए उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च शुरू करी और इन अमेरिका जो था सेकेंड वर्ल्ड वार तक जाते जाते एक सिस्टम किसी हद तक डेवलप हो गया कि जिसमें साइकोलॉजी टेस्ट ही मेनली रखे गए थे कि जो उन साइकोलॉजिकली फिट लोग मिलते थे तो उनको डिफेंस में लिया जाने लगा। इंडिया में ये सिस्टम जो है वहाँ से लिया गया फॉरेन कंट्री से, और 1943 में 6 SSBs जो हैं वो इंडिया में कायम की गई, जिसके ज़रिए से ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया जाने लगा। SSB होता क्या है ये तो मैंने बताया आपको, और इसकी हिस्ट्री बताइए। अब SSB के लिए इंसान को जिनको कॉल किया जाता है, जो रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उनको SSB यानी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो मुख्तलिफ जगहों पे इंडिया में है, यानी कि एयरफोर्स के भी अपने हैं और ये आर्मी के भी हैं SSB बोर्ड्स, तो वहाँ पर उनको कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है और उसका जो क्या सिस्टम है और किस तरीके से उनको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा कुछ स्लाइड्स के ज़रिए से कुछ तरीके से आपको दिखाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि व्हाट एग्जैक्टली द SSB इज़। तो ये देखिए, जब SSB के लिए आप जाते हैं फर्स्ट डे में, तो रिपोर्टिंग का टाइम होता है जहाँ पे बच्चे जो हैं SSB में रिपोर्ट करते हैं। तो रिपोर्टिंग का तरीका यह है कि आपको जो कॉल लेटर दिया जाता है, तो जिस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे है, तो वहाँ पे आपको MCO मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस जो है आर्मी का रहते हैं हर स्टेशन के ऊपर, तो वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाता है। और जब कैंडिडेट्स आम तौर पे ऐसा होता है कि अगर आपका मॉर्निंग में रिपोर्टिंग है तो उसी दिन आपका SSB का यानी कि स्क्रीनिंग कंप्लीट कर लिया जाता है, लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग आफ्टरनून में है तो उसके नेक्स्ट डे जो है आपको स्क्रीनिंग जो है वो दिया जाता है। ये कुछ इस तरीके से चीज़ सामने आती है कि अराइवल एट द रेलवे स्टेशन, तो जो SSB की तरफ से गाड़ी जाती है, बस जाती है, और उसमें आपको पिकअप करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव जो है SSB से वो जाते हैं, और जब वो पिकअप करके आपको रिसीव करते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे उनका एक रोल कॉल होता है और बस के ज़रिए से उनका सामान वगैरह जो है बोर्डिंग पे कर दिया जाता है। बस के उसके बाद में फिर आपकी जो है रोल कॉल होती है बिफोर द स्क्रीनिंग टेस्ट। जो भी कैंडिडेट्स को बुलाया गया है उनकी रोल कॉल ली जाती है कि कैंडिडेट सब लोग आ चुके हैं, और फिर उसके बाद में ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट का एक छोटा सा चार्ट है जिसमें बताया गया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है और रिमेनिंग 4 डेज़ क्या है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है पहले दिन में होती है और इसका रिज़ल्ट भी उसी दिन डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो लोग इसमें स्क्रीनिंग में पास हो जाते हैं उनको नेक्स्ट 4 डेज़ SSB में रुकना पड़ता है, और जो स्क्रीनिंग में फेल हो जाते हैं तो उनको उसी दिन वापस स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया जाता है। और इसमें छटनी जो है तकरीबन 40-50% लोग जो हैं वेरी फर्स्ट डे स्क्रीनिंग से आउट हो जाते हैं। इसलिए जब आप SSB के लिए जाने के लिए बात करें तो उसमें आप तैयारी के साथ जाएं कि किस तरीके से आपको जाना है, और फिर ये देखिए कि स्क्रीनिंग किस तरीके से होती है। ये इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल और PPNDT यानी पिक्चर परसेप्शन टेस्ट और डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो है, ये 2 चीज़ें टेस्ट होते हैं और इसका रिज़ल्ट भी उसी दिन डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी कि अगर आप देखें तो स्क्रीनिंग टेस्ट में डे 1 में आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट और PPNDT होता है। PPNDT में जो है पिक्चर स्टोरी राइटिंग होती है, जहाँ पे पिक्चर दिखा के दिया जाता है। मैं इसके बारे में बताऊँगा। फिर ग्रुप डिस्कशन होता है। ये इस तरीके से जैसे कि आम तौर पे एग्ज़ाम्स में बच्चे बैठते हैं, उसी तरीके से ये इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं। तो इसमें रिटन टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। देखिए इसका क्वेश्चंस का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि जैसे सैम्पल क्वेश्चंस हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है रिलेशन का है ताल्लुक़ से, जैसे कॉबलर इज़ टू लेदर। सिमिलरली कारपेंटर जो है वो इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। तो कारपेंटर इज़ टू वुड, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो ऑड वन आउट अगर हम लिखते हैं तो इसमें देखते हैं कि कौन सा वर्ड इसमें अलग है जो कि बाकिया 3 से नहीं मैच कर रहा है। यानी कि हॉस्टल है, होटल है, इन एंड मोटेल। तो इन चारों में से जो चीज़ इससे मैच नहीं करती है, यानी कि हॉस्टल जो है वो इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो उसको आपको मार्क करना पड़ेगा ए, इस तरीके से। फिर एक और क्वेश्चन है, देखिए, इफ़ द लेटर्स इन प्राबा आर इनकोडेड as 27595 and Tilak are coded as 36845, how can Bharathi be coded?
यानी कि इसमें से आपको इसके रिलेशनशिप फाइंड आउट करके ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज़ है और किस तरीके से आपको इसको कर सकते हैं। तो इसमें नियरली 60 क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत तेज़ी के साथ में लोगों को जवाब देना पड़ता है। इसी तरीके से फिर नॉन वर्बल जो टेस्ट होते हैं वो उसके भी सैम्पल्स मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से नॉन वर्बल टेस्टिंग होती है कि कंप्लीट द फिगर बाय चूजिंग राइट शेप, यानी कि एक जो ये सर्कल बनाया गया है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके एक हिस्से को नीचे 4 में से आपको सेलेक्ट करके लगाना है कि विच इज़ द राइट आंसर इन दिस केस। तो ये एक चीज़ हो गई। फिर दूसरे इसी तरीके से है कि सर्कल द ऑड वन आउट, यानी कि 4 फिश दी हुई हैं। अब इस फिश में आपको अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा इसमें ऑड है, यानी कि इसमें जो सी ऑप्शन है वो ऑड है, बाकी 3 जो हैं वो सिमिलर टाइप के हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें कि मेक ए पेयर लाइक द 2 शेप्स गिवन ऑन द लेफ्ट, सर्कल द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ भी रिलेशन देखना है कि फर्स्ट जो क्रॉस सर्किल है उसका नेक्स्ट स्टेप उससे रिलेट कर रहा है कि नेक्स्ट उसमें घूम करके इधर आ गया है। इधर जो प्लस है, प्लस का आगे ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा उसके लिए फिट बैठेगा। तो इसमें जो ऑप्शन बी है तो दैट इज़ द आंसर फॉर दिस नॉन वर्बल टेस्टिंग टेस्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एसएसपी में पूछे जाते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में फिर ये आता है आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। तो इस तरह की जो पिक्चर्स हैं वो दिखाई जाती हैं कैंडिडेट्स को और तकरीबन 30 सेकेंड का टाइम रहता है इसमें कि जो बच्चे जो हैं उसको दिखाते हैं पिक्चर को, और 4 मिनट के अंदर आपको ये स्टोरी लिखना पड़ती है। इसमें मेनली जो देखते हैं, जैसे ये एक पिक्चर दिखाई गई है तो इसमें दिखा रहा है कि एक तांगे वाला है और एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया है और तांगे वाला जो है वो बड़ी ज़ख्मी हालत में जो है ज़मीन पे पड़ा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है उसको, और 2 लड़के खड़े हुए हैं, एक जो है कुछ वीडियो बना रहा है या फ़ोटो खींच रहा है और दूसरा लड़का देख रहा है। तो ये सिचुएशन है, जंक्शन के ऊपर है, एक्सीडेंट हुआ है और इसमें आपको एक स्टोरी बनानी है। यहाँ पे जो चीज़ देखी जाती है वो ये कि जो भी कैरेक्टर आप चूज़ करें और जो भी आप इसमें स्टोरी बनाएं तो दे प्रिज्यूम कि इट इज़ यू हु इज़ टॉकिंग एंड वही शख्स है जो इस स्टोरी का हीरो है। तो उसमें पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है कैंडिडेट की वो इसमें देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर अगर हम स्टोरी बनाएंगे तो स्टोरी बनाने का तरीका ये होता है कि आप पास्ट से शुरू करें और जो भी आपको पिक्चर दिखाई गई है दैट इज़ द प्रेजेंट सीन और उसको फ्यूचर में ले जाके ख़त्म करें। तो उसमें ये बात आप कह सकते हैं कि शाम के टाइम पे रवि या सलीम या जो भी आप कहें तो वो शाम को इवनिंग वॉक के लिए बाहर जा रहे थे, तो सडनली जब वो जंक्शन पे पहुँचे तो एक तेज़ रफ्तार कार आ रही थी और उससे जो था एक तांगे का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कि तांगा जो था और घोड़ा जो था वो गिर गए और तांगे वाला भी गिर गया और ज़ख्मी हो गया और उसके थे ब्लीडिंग होने लगी। लोग जो थे उसको देख कर के कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं बढ़ रहा था, बल्कि जो शख्स वहाँ पे मौजूद थे वो कुछ वीडियो बना रहे थे, कुछ फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, लेकिन नोबडी वाज कमिंग फॉर हिज हेल्प। तो सलीम ने ये देखते हुए एकदम से अपना ज़िम्मेदारी को महसूस किया और उसने बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ करके जो तांगे वाला ज़मीन पे गिर गया था उसको उठाया फ़ौरन, और एक पासरबाई जो ऑटो रिक्शा या कोई गाड़ी जा रही थी उसमें फ़ौरन उसको बोर्डिंग करके उसको सीधा हॉस्पिटल ले गया और टाइमली हॉस्पिटल पहुंच करके उसको जो मेडिकल एड दी गई तो उसकी वजह से उसकी जान बच गई। तो दिस इज़ समथिंग वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव रोल ही प्लेड, तो जिसके ऊपर उसको जो है काफ़ी कुछ उसको बहुत खुशी भी मिली कि चलो वो किसी के काम आ गया। तो ये इस तरीके की अप्रोच जो है वो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट में देखी जाती है। तो ये तकरीबन 12 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। फिर उसका होता है ये डिस्क्रिप्शन टेस्ट, यानी कि जो भी स्टोरी आपने लिखी है उसको आप डिस्क्राइब करेंगे। उसमें जो है अपनी अपनी स्टोरीज़ को तमाम कैंडिडेट्स को बुला करके डिस्क्राइब करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में एक ग्रुप डिस्कशन होगा जिसमें कि 10, 12, 15 लोगों के ग्रुप बनाए जाएंगे। स्टोरी चूँकि सब ने कॉमन लिखी है तो इस तरीके से उसके ऊपर डिस्कस करके उन्हें एक 10 से 15 मिनट के अंदर एक कॉमन स्टोरी के ऊपर आना पड़ेगा कि दिस इज़ द कॉमन स्टोरी। खैर वहाँ पे कॉमन स्टोरी आए या ना आए, लेकिन असल चीज़ जो वहाँ पे देखने वाली होती है कि हाउ मच यू आर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रुप
एज ए लीडर मीन्स कि वहाँ पे सभी लोग हैं, और होता ये है कि हर शख्स ये चाहता है कि उसको रिकग्निशन मिले, लेकिन जिसमें नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं, पोटेंशियल होता है, वो ऑटोमेटिक ही शाइन करने लगता है। यानी कुछ ना कुछ उसकी बातें ऐसी होंगी, कुछ ना कुछ उसके बॉडी लैंग्वेज इस तरीके की होगी कि लोग उसको सुनने को मजबूर हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप फुल टाइम बोलें 10-15 मिनट, लेकिन अगर आप ग्रुप की तवज्जो 15-20 सेकेंड यानी कि 30 सेकेंड भी अगर आपने होल्ड कर ली तो दैट मैटर्स, और उसमें आप समझ सकते हैं कि यू आर एन 100% कि इसमें आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि आप इसको मैनेज कर सकें। तो ये ग्रुप डिस्कशन करके वहाँ पे भी ये देखा जाता है कि आप ग्रुप में कितने कंफर्टेबल हैं एंड हाउ यू कैन बी इन्फ्लुएंशियल टू द ग्रुप। फिर इसके बाद में जो है इसका रिज़ल्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो 2 से 3 घंटे के अंदर उसका रिज़ल्ट जो है बना लिया जाता है, और उसमें नियरली 50% स्टूडेंट जो हैं दे गो बैक होम बिकॉज जो उसका रिज़ल्ट है उसमें वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, और 50% स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको वहाँ पे नेक्स्ट 4 डे एसएसबी के अंदर ही रहना पड़ता है। एसएसबी में वहीं पे रूम्स हैं और सारी टेस्टिंग की जगह भी हैं, हॉल्स है, एग्जामिनेशन हॉल है, मेस है जहाँ पे खाने वगैरह का इंतज़ाम रहता है, तो उनको वहीं पर रहना पड़ता है। फिर स्टेज 2 की शुरू होती है जिसमें कि ये 3 तरीके के टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट और जीटीओ टेस्ट यानी कि ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो ये 3 टेस्ट जो है अगले 4 दिन के अंदर कंप्लीट किए जाते हैं। तो उसका तरीका ये है कि हम देखते हैं कि किस तरीके से है कि यानी कि पहले नंबर पे यानी कि डे 2 सेकेंड डे में, फर्स्ट डे में तो स्क्रीनिंग हो गया और जो लोग फेल हो गए उनको ड्रॉप कर दिया जाता है, जो लोग बच गए उनको वहीं पर रुक करके बकिया टेस्ट की तैयारी करना पड़ती है। तो अब जब हम टेस्ट की बात करेंगे तो इसमें देखते हैं कि डे 2 में साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, और सबसे पहले होता है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। उसमें आपको जो है 60 वर्ड्स दिए जाते हैं, और उसके बाद में आपका एक और साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है सेकेंड डे में, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है, और यानी TAT उसको बोला जाता है। तीसरे नंबर पे आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, और चौथे नंबर पर होता है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो ये इस तरीके का ये भी एक एग्जामिनेशन रिटन हॉल है, इसका रिटन में ही टेस्ट होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब वर्ड एसोसिएशन में आपको बहुत तेज़ी के साथ में काम करना पड़ता है। इसमें 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं वन आफ्टर अनदर, और वर्ड को देखते ही विदिन 15 सेकेंड्स यू आर सपोज टू राइट ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी कि आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप सोच करके कोई अच्छा अपनी तरफ से सेंटेंस बना लें। यानी कि जो वर्ड को देखने के बाद में जो भी फर्स्ट थॉट आपके माइंड में स्ट्राइक हो रही है उसके मुताबिक ही आपको वहाँ पे फ़ौरन लिख देना है। यानी विदिन 15 सेकेंड्स आपको वर्ड देखना है, सेंटेंस क्विकली फॉर्म करना है, और वहाँ पे छोटा सा सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो आपको लिख देना है। तो यहाँ देखते हैं कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं आपके लिए। जैसे आर्गूमेंट में क्या होता है कि आपको देखते ही विदिन 15 सेकेंड्स यू विल हैव टू राइट कि क्या इसमें आर्गूमेंट में क्या चीज़ हो सकती है। जैसे अगर आप सेक्शन इसमें कोई सेंटेंस बनाने जाएंगे तो लॉजिकल आर्गूमेंट ब्रिंग पीपल क्लोजर, यानी कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा कि अगर आप आर्गूमेंट कर रहे हैं और इररिलेवेंट नहीं है, या फॉर द सेक ऑफ विनिंग एनी डिबेट और आर्गूमेंट, इफ़ यू आर आर्गुइंग सो दैट इज़ समथिंग नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको आर्गूमेंट, लॉजिकल आर्गूमेंट्स ब्रिंग द पीपल क्लोजर, यानी कि दे गेट कन्विंस्ड। ये आर्गूमेंट इस तरीके के होना चाहिए, ये नहीं कि मैं ही जीतूं, कुछ भी हो जाए, गलत हो या कुछ भी हो। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आर्गूमेंट के ऊपर आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। फिर दूसरा सेंटेंस आपका बनेगा ब्राइब। फॉर एग्जांपल ब्राइब आपने देखा वर्ड, तो ब्राइब को देखते ही आपके दिमाग में जो भी जुमला बने वो क्विकली आपको उसमें लिखना है कि ब्राइब से क्या मतलब है, एंड विदिन 15 सेकेंड्स यू हैव टू राइट अ सेंटेंस। यानी कि ब्राइब के ऊपर आप देखें तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट एंड द मॉरल एजुकेशन इज़ द आंसर टू ब्राइब। तो ये एक सेंटेंस हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ अच्छा पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव सेंटेंस जो है वो आप बना करके इसमें लिख सकते हैं। तीसरी चीज़ है लव। ए मदर लव्स द चाइल्ड, और आप बोल सकते हैं कि लव बाइंड द पीपल। तो इस तरीके का कोई भी जो वर्ड है, एक अच्छा वर्ड जो है वो आप बना सकते हैं। तो यानी कि ये जो है फियर जैसे एक वर्ड है, तो
तो फियर देखते ही आप अगर लिखें करेज रिमूव्स फियर, तो दिस इज समथिंग करेजियस स्टेप, पॉजिटिव, बोल्डली यू आर फेसिंग द थिंग्स। एंड इसी तरीके से सक्सेस कम्स थ्रू कंसिस्टेंट एफर्ट्स, ये आप सेंटेंस बना सकते हैं कि सक्सेस जो है वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ में अगर आप कंटिन्यूसली एफर्ट्स करते रहेंगे तो आपको जो है सक्सेस मिल सकती है। इसी तरीके से आप देखें शेम, तो शेम के ऊपर देयर इज़ नो शेम इन डूइंग माइनर वर्क्स, तो इसमें भी आपकी जो है बहुत कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है दैट इज़ क्वाइट विजिबल कि आप जो है यू कैन डू समथिंग इन ए पॉजिटिव वे। तो इस तरीके के 60 वर्ड्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं वन आफ्टर अनदर, और विद इन 15 सेकेंड्स यू हैव टू राइट द मीनिंगफुल सेंटेंस इन द आंसर शीट। तो ये एक तरीका हो गया वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का। अब फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसमें क्या है कि पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, 12 पिक्चर दिखाई जाती हैं, 30 सेकेंड्स के लिए एक पिक्चर दिखाई जाती है, उसके आगे आपको 3 से 4 मिनट के अंदर एक स्टोरी लिखना होती है। यहाँ भी कैंडिडेट की जो पॉजिटिव एंड निगेटिव अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, कॉमन सेंस, वो तमाम चीज़ें जो हैं एनालाइज हो जाती हैं बहुत आसानी के साथ। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल, क्योंकि टाइम के बगैर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए टाइम के लिए यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। एंड एट द सेम टाइम होता क्या है कि एक बार में आपने कुछ मैनिपुलेट करके लिख दिया, दूसरी बार में कुछ थोड़ा बहुत लिखा, लेकिन कंटिन्यूसली जब एक के बाद में दूसरी पिक्चर्स आ रही हैं और जो भी थॉट्स आपके माइंड को स्ट्राइक कर रही हैं तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में बाहर आ ही जाती है। तो अब जैसे ये पिक्चर हम देख रहे हैं कि एक लेडी जो है वो बीमार है और वो बिस्तर पे लेटी हुई हैं और उनके बाजू में जो है एक लड़का है। तो इस तरीके से अगर हम उसको देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्टोरी जो है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव बनानी है, और स्टोरी लिखने का तरीका, इसको स्टोरी राइटिंग टेस्ट भी कहते हैं। तो इसमें फिर आपको वही जो है स्टोरी जिस तरीके से मैंने बताया था कि किस तरीके से पास्ट से शुरू करना है, प्रेजेंट क्या हो रहा है और आगे इन फ्यूचर क्या हो सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो इस तरीके से आपको ये स्टोरी बनानी है कि ये लड़का है, तो लड़का ये समझ लीजिए कि जो भी इसमें हीरो का काम करेगा, यानी कि हीरो बनेगा, यानी कि अच्छा या बुरा जो भी आप स्टोरी में दिखाएंगे, तो दे प्रिज्यूम इट इज़ यू, यानी कि जो लिख रहा है शख्स वही उस काम को कर रहा है। तो आपको ये चीज़ देख करके लिखना है कि रवि वॉज ए वेरी डिसेंट बॉय एंड ही यूज्ड टू गो टू कॉलेज स्कूल, बट हिज मदर वॉज वेरी सिक and she was lying on the bed. She was suffering from some crucial disease, cancer or maybe anything you can say, and she was not able to get up. लेकिन कॉलेज जाते टाइम पे भी रवि जो था उसका बहुत ख्याल रखता था अपनी माँ का, पूरा सब काम करके देता था, खाने पीने की चीज़ें, दवाई ला के देना, ये करना वो करना। फादर उसके चूँकि अब्रॉड में थे या कुछ भी आप लिख सकते हैं, या सुबह को जाते थे शाम को आते थे, तो वहाँ पे नोबडी वाज देयर टू टेक केयर। लेकिन रवि की हार्ड वर्क ने और उसकी बहुत ही टाइमली दवा देने के और उसमें जो खिदमत ने जो है उसकी मम्मी की तबीयत अच्छी कर दी कुछ दिनों बाद में। और इस तरीके से ये आपको एक कंस्ट्रक्टिव और एक अच्छी स्टोरी बनाने को दी जाएगी। तो इस तरीके से ये 12 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, जिसमें 3 to 4 मिनट्स आपको जो है आपको उसमें स्टोरी लिखना है। और इन 12 पिक्चर्स में से यानी कि 11 में तो तस्वीर होगी, लेकिन 12th पिक्चर जो है दैट विल बी ब्लैंक, यानी कि खाली स्लाइड आपको दिखाई जाएगी और उसमें आप जो भी चाहे उसमें लिख सकते हैं, यानी कि वॉट एवर यू फील गुड यू कैन राइट। और वहाँ पे कैंडिडेट की जो सोच है वो निखर के बिल्कुल एकदम सामने आ जाती है कि आखिर कैंडिडेट किस डायरेक्शन में सोचता है, और अगर सब कुछ उसको फ्री यानी कि ब्लैंक स्लेट दे दी जाए तो व्हाट ही विल मेक इट, तो बनाएगा या नहीं बनाएगा या छोड़ देगा, या इससे भी उसकी जो मेंटल अप्रोच है वो वहाँ पर काफ़ी कुछ खुल करके आ जाती है। तो ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाती है और उसके अंदर रिस्पॉन्स लिखना होता है। रिस्पॉन्स ये समझ लीजिए कि यू आर आंसरिंग दैट सिचुएशन, यू आर फेसिंग दैट सिचुएशन एंड यू हैव टू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन। तो वहाँ भी समझ में आता है कि इसकी पॉजिटिव अप्रोच है, निगेटिव अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट में आती हैं। इसकी देखिए कुछ एग्जांपल्स जो हैं दैट आई विल शो यू ऑन दिस, कि जैसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन एग्जांपल, इन हिज स्कूल हॉस्टल द दाल हैज़ बीन लॉट ऑफ स्टोन्स,
for the last 10 days and he is fed up with it. तो he means now. ये दाल जो है वो पिछले 10 दिन से बहुत कंकर और पत्थर जो है उसकी दाल में आ रहे हैं हॉस्टल में, तो वो फेडअप हो गया, उससे परेशान हो गया कि तो वो अब क्या करेगा, what he will do, whether he will make noise in the mess, whether he will fight with the जो मेन उसका इंचार्ज है मेस के उनसे, या क्या करेगा. सो दैट सिचुएशन इज क्रिएटेड एंड यू हैव टू रिएक्ट टू दिस सिचुएशन. तो इसमें जो पॉजिटिव अप्रोच रहेगी वो ये है कि ही विल ब्रिंग द मैटर टू द कंसर्न अथॉरिटी, द मेस इंचार्ज जो भी है उसकी नॉलेज में वो ही विल ब्रिंग दिस मैटर कि देखिए फॉर द लास्ट 10 days दिस दाल इज़ इसमें जो है बहुत से पत्थर आ रहे हैं, स्टोन्स आ रहे हैं, सो प्लीज़ डू टेक केयर. लेकिन अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो देन ही विल गो एंड कंप्लेन टू सुपरिटेंडेंट ऑफ द मेस एंड ही विल इंश्योर कि थिंग्स टेक प्रॉपर शेप. तो ये इसमें अप्रोच जो है वो आपकी पता चलेगी कि आप किस तरीके से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं. दूसरी इसी तरीके से सिचुएशन देखिए कि ही वॉज क्राउडेड सिनेमा हॉल, ही वॉज इन द crowded cinema hall. Suddenly he found that the smoke is coming out from one corner. Now what he will do? यानी कि सिचुएशन ये है कि एक सिनेमा हॉल में था, आप सिनेमा हॉल में हैं और वहाँ पे सडनली आप देखते हैं और सिनेमा हॉल फुल है, सडनली आप देखते हैं कि वहाँ से कहीं से धुआं या स्मोक जो है फायर का वो आपको दिखता है कि वो निकलने लगा है. तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर भी आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन सेंस और लाइफ सेविंग कितना है आपका, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पे नोट की जाती हैं. और उसमें आपको जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये होगा इमीडिएटली कि यू विल इमीडिएटली मेक ए नॉइज काइंड ऑफ थिंग कि देयर इज़ अ फायर एंड यू विल आस्क द पीपल एंड यू योरसेल्फ विल ओपन द विंडोज़ क्विकली एंड इमीडिएटली एग्जिट डोर्स जो हैं वो खोल करके लोगों को बाहर निकलना है तेज़ी के साथ. एट द सेम टाइम यू विल जस्ट फाइंड आउट तो कोई फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह आजू बाजू में अगर है तो इमीडिएटली आप उसको ले करके यू ट्राई टू एक्सटिंग्विश द फायर. तो ये दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आपको टाइम परमिट करे या इन केस इफ़ यू आर नॉट एबल टू डाउज द फायर विद द हेल्प ऑफ एक्सटिंग्विशर्स देन इमीडिएटली कॉल द फायर डिपार्टमेंट एंड आस्क देम टू कम एंड रश टू द स्पॉट. सो दिस इज़ हाउ समथिंग यू कैन एक्ट और रिएक्ट इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज समथिंग सिचुएशन इज he is traveling in a train and find a briefcase which no one claiming. अब आप क्या करेंगे? आप ट्रेन में जा रहे हैं, सडनली आप देखते हैं कि आपकी सीट के आसपास में ही एक खाली मतलब एक ब्रीफकेस रखा हुआ है और वो किसी ने उसको दावा भी नहीं किया है. तो ये भी हो सकता है कि आप सोचें कि शायद इसमें बहुत करेंसी नोट वगैरह भरे हुए हैं तो आप ही उसको क्लेम कर लें, या आप कुछ और करें, या इसमें आपका रिएक्शन क्या होगा. तो इमीडिएटली जो इसका रिएक्शन आपका होना चाहिए वो ये है कि इमीडिएटली टेल द पीपल नॉट टू टच इट, क्योंकि इसका सबके इंसिडेंट्स हो चुकी हैं कि इस तरीके से ब्रीफ केस या सूटकेसेस में लोगों ने बम वगैरह प्लांट किया है. और इमीडिएटली आप जो है लोगों को बोलें कि इसको टच नहीं करिए बिकॉज नो बडी इज़ क्लेमिंग नियर बाई. आप पूछ लीजिए किसका है ब्रीफ केस, समबडी क्लेम्स फाइन. अगर नहीं करते हैं तो इमीडिएटली आप जो है जो ट्रेन के जो इंचार्ज हैं उनको फ़ौरन इन्फॉर्म करें और स्टेशन पे पहुंचते ही जो जीआरपी वगैरह होती है पुलिस, तो दे विल कम एंड टेक केयर ऑफ द ब्रीफ केस कि उसमें क्या है क्या नहीं है. सो इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज़ हाउ यू कैन अप्रोच. सिमिलरली एक और सिचुएशन भी हो सकती है जैसे कि आप जो है एक 7th फ्लोर पे हैं या जाना चाहते हैं 7th फ्लोर पे और लिफ्ट में आप जब लिफ्ट के करीब गए तो वहाँ देखा कि आपकी एज की ही एक और लड़की भी वहाँ खड़ी है अराउंड 20-22 साल 25 साल की, और आपकी एज भी तकरीबन इतनी ही है, और आप दोनों जो है उस लिफ्ट में एंटर कर जाते हैं. जब लिफ्ट ऊपर जाने लगती है तो सडनली चलती हुई लिफ्ट रुक जाती है क्योंकि लाइट चली जाती है. लाइट जाने की वजह से लिफ्ट जो है वो रुक गई. अब आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? आप क्या करेंगे? तो सडनली लाइट रुक गई तो अब आपके लिए एक सिचुएशन क्रिएट हो गई कि इस सूरत में आप क्या करेंगे. तो जाहिर सी बात है कि योर रिस्पॉन्स शुड बी कि आप जो है फ़ौरन जो बटन है उसको दबा करके, इमरजेंसी बटन है वो आप यू विल ट्राई टू इन्फॉर्म द डाउनवर्ड समबडी हैं, और यू कैन आस्क समबडी टू हेल्प यू to get out from the lift,
हैं, और उस बीच में आप जो है यू कैन रिमेन काम एंड इनकरेज द गर्ल ऑल्सो टू रिमेन काम, एंड देन वॉट एवर टाइम इट टेक्स, जब लाइट आएगी तो आप जो है फिर बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके की सिचुएशंस जो हैं आपको रिएक्शन में वो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप क्या सोचते हैं एंड हाउ रिस्पॉन्सिबल यू कुड बी। देन आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन जो है दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर भी आपको लिखने के लिए दिया जाएगा कि आप क्या सोचते हैं। तो इसमें सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में जो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वो उसमें यह है कि ए सेल्फ डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स राइटिंग ए पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। वो एस्पेक्ट्स ये हैं कि पेरेंट्स ओपिनियन, यानी कि व्हाट द पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, आपके बारे में आपके पेरेंट्स का क्या ख्याल है, दैट यू हैव टू राइट फ्रॉम योर साइड, कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में ऐसा समझते हैं। टीचर्स और एम्प्लॉयर्स ओपिनियन, यानी कि आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके एम्प्लॉयर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। देन इसी तरीके से फ्रेंड्स कुलीग्स ओपिनियन, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं या कुलीग्स आपके साथ बारे में क्या सोचते हैं। देन सेल्फ ओपिनियन, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। एम्स, इंस्पिरेशन, न्यू क्वालिटीज़ आई वुड लाइक टू अक्वायर, यानी कि लास्ट में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या आपके मकासद हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या इंस्पिरेशंस हैं, क्या न्यू क्वालिटीज़ आप डेवलप करना चाहते हैं इन योर लाइफ। तो इस तरीके का ये वेरी इंटरेस्टिंग सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। और इसके बाद में आपके आते हैं GTO टेस्ट, यानी कि ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स, ग्रुप टास्क ऑफिसर्स। ये ग्रुप टास्क ऑफिसर्स जो है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट जो कि 3rd डे से शुरू होता है, 3rd and 4th डे में होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत होते हैं और काफ़ी इवेंट्स होती हैं GTO में जिनको कवर करना पड़ता है। तो ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर का टेस्ट जो होता है डे 3 and 4 में होता है। इसमें एक तो होता है ग्रुप डिस्कशन और नंबर 2 पे होता है इसका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता है, ये आगे पीछे हो सकते हैं, तो बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। देन इसमें प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, ग्रुप ऑब्स्टिकल टास्क होता है, आपका हाफ ग्रुप टास्क होता है और आपके लेक्चरेट होता है। देन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है और आपका कमांड टास्क है एंड आपके फाइनल ग्रुप टास्क है। यानी कि ये 9 टेस्ट जो हैं ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर GTO जो है वो आपको लेंगे और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही विल ट्राई टू फाइंड आउट वेदर यू हैव द लीडरशिप क्वालिटीज़ और नो, और इन अदर वर्ड्स OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं या नहीं। तो वो यहाँ से उनके समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए ग्रुप डिस्कशन का ये जो टेस्ट है, तो इसमें एक ग्रुप ऑफ 8 to 10 स्टूडेंट्स ग्रुप बना दिया जाता है और इसमें कोई एक टॉपिक जो है GTO जो है अनाउंस करके वो बैकग्राउंड में विड्रॉ कर लेता है अपने आप को, एंड ही गिव्स यू फॉर अबाउट 5 to 7 मिनट्स और मे समटाइम्स 10 मिनट्स टू डिस्कस इन द ग्रुप। और होता ये है यहाँ पे हर आदमी अपने आप को असर्ट करने के लिए इट बिकम्स ए फिश मार्केट, यानी कि हर शख्स उसमें जो है चिल्लाने लगता है। यहाँ भी वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ देखते हैं कि हाउ मच यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। यानी कि मैं अपनी इंसिडेंट बताऊं कि जब मैं एयरफोर्स में SSB के लिए गया था तो वहाँ पर भी कुछ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक उन्होंने अनाउंस किया था कि टॉपिक वाज कि जब आप शादी करने जाएंगे तो आप किस चीज़ को प्रेफर करेंगे, ब्यूटी, वेल्थ और वन मोर थिंग वाज देयर। तो इन 3 में से आप क्या प्रेफर करेंगे। तो उसमें जो था जैसे ही ग्रुप का ये अनाउंसमेंट किया तो इमीडिएटली जो था वो एकदम कैओटिक हो गया। मैंने फर्स्ट में बोलने की कोशिश करी लेकिन नहीं बोल सके क्योंकि वो दूसरे लोगों ने पकड़ लिया, फिर दूसरा टॉपिक जो था उसमें भी पकड़ लिया। लास्ट में जो था वेल्थ का बच गया था, तो फिर उसमें मुझे बहुत ज़ोर से अपने आप को असर्ट करना पड़ा कि व्हेन आई सेड कि आई डोंट एग्री विद द पीपल्स एक्सप्रेशंस एंड द व्यूज़, माई पॉइंट इज़ दैट वेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सेलेक्टिंग ए गर्ल फॉर मैरिज। तो इस तरीके से जब एम्फेटिकली किया ना तो एकदम ग्रुप जो था वो साइलेंट हो गया, शॉक हो गया। एंड फॉर अबाउट 15-20 मिनट्स seconds, for 15-20 seconds I could speak and tell them the benefits of the why it should be, and that was some of the things which helped me get the recommendation from the SSB side. तो इस तरीके का कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है, पॉलिटिकल उसमें हो सकता है आपका
जो सोशल मीडिया है या सोशल आइटम्स हैं उसके ऊपर हो सकता है। तो यू हैव टू बी फुल्ली अवेयर, और फुल्ली अवेयर होने के लिए आपको करंट अफेयर्स में यू शुड बी नोइंग, और उसके लिए ऑब्वियसली कोई स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, कोई भी आप पढ़ सकते हैं जिसमें कि आपको इवेंट्स का सही आपको इल्म होता रहे। तो तभी आप वहाँ पे बात कर पाएंगे, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में यहाँ पे आपकी किसी हद तक आपकी नॉलेज जो है वो काम आती है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप वहाँ पे बात नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ग्रुप टेस्टिंग यानी ग्रुप डिस्कशन जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। फिर इसी तरीके से ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, यानी कि एक प्लानिंग ग्रुप प्लानिंग मतलब एक इवेंट जो है वो एक यानी कि अच्छी सी जगह पर बनाया जाता है कि जिसमें पहाड़ भी होते हैं, लेक हुए और कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ जंगली जानवर हैं, कहीं पे डोकेट्स हैं, कहीं पे विलेज है। तो इस तरीके से और आपको एक टास्क दिया जाता है कि यू हैव टू गो विद योर पीपल फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड, हाउ विल यू गो, ये इस तरीके की सिचुएशन दी जाती है। और एक ग्रुप रहता है आपका 10, 12, 15 लोगों का, वो बैठ करके उसको ग्रुप प्लानिंग करना होती है। तो वहाँ पे भी आपका कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। फिर यह है कि आप ग्रुप को किस तरीके से लेके चल रहे हैं, हाउ मच यू आर एबल टू कोऑपरेट विद द ग्रुप। तो ये तमाम क्वालिटीज़ से पता चलता है कि हाउ मच सोशली यू आर एडजस्टेबल, हाउ मच यू कैन गेट अलॉन्ग विद द पीपल, हाउ मच यू कैन टेक द पीपल विद यू, एंड हाउ मच यू कैन इन्फ्लुएंस द पीपल। तो वहाँ पर GTO दूर बैठ करके सारी चीज़ें माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं कि आप किस तरीके से कैसे हैंडल कर रहे हैं और किसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। यहाँ भी आपको कुछ टाइम दिया जाता है 10-15 मिनट का, तो विद इन दैट टाइम इफ़ यू आर एबल टू डू इट फाइन, और अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे ज़्यादा बोलें। ज़्यादा बोलने जो है वो भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, हाउ मच कंस्ट्रक्टिव, हाउ मच कोऑपरेटिव, हाउ मच यू आर गिविंग चांस टू अदर्स। वैसे लीडर आप दूसरों को कितना वक्त दे रहे हैं, कितनों को चांस दे रहे हैं, किसको इनकरेज कर रहे हैं, ऑल दीज मैटर्स, ये तमाम चीज़ें काउंट करती हैं जब आप इसमें काम करते हैं। तो ग्रुप टास्क जो फिजिकल टास्क होते हैं ग्राउंड के अंदर, उससे पहले ये ब्रीफिंग दी जाती है बाकायदा। यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव एंड लिसन ऑल द इंस्ट्रक्शंस व्हाट एवर द GTO गिव्स। फिर ये आप देखिए कि यहाँ पे ग्रुप प्रोग्रेसिव टास्क है कि पूरा ग्रुप रहेगा, इसमें 15, 20, 25 लड़के जो भी रहेंगे, और वो उनके सामने जो एक जो प्रॉब्लम है, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसी नहीं है कि उसमें आप गिर जाएँ तो कोई चोट वोट लगे, लेकिन प्रॉब्लम्स रहेंगी ग्राउंड के ऊपर, और जो ज़मीन होती है दैट बिकम्स आउट ऑफ बाउंड, यानी कि उस पर आप टच नहीं कर सकते, उस पर पैर नहीं रख सकते। आपको बल्ली मिलेगी, रस्सी मिलेगी, एक ड्रम होगा, तो ये चीज़ें ले करके और आपको इस कोने से उस कोने तक जाना है। और जो वो बल्ली वगैरह देते हैं, यानी कि जो लकड़ी का वुडन प्लैंक वगैरह रहता है, वो जो उसमें पॉइंट्स बने हुए हैं उससे 1 फीट छोटा होगा, कहीं पे कुछ शॉर्ट कमिंग होगी, कहीं पे कुछ कमी होगी। तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट इन द सेंस कि हाउ यू कैन मेक इट एंड हेल्प योर कोलीग्स टू पास थ्रू वन प्रॉब्लम टू अनदर प्रॉब्लम। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ग्रुप प्रोग्रेसिव टास्क, जो कि फिजिकली वहाँ पे ग्राउंड में किया जाता है। और इसी तरीके से ये देखिए आपके ग्रुप ऑब्स्टिकल्स टास्क होता है। फिर उसमें क्या है कि एक के बाद में एक ऑब्स्टिकल्स जो हैं ग्रुप के सामने आती जाती हैं, और उसको ग्रुप को उनको सर करना है। तो यहाँ भी आपकी जो क्वालिटीज़ हैं कि आप किस तरीके से लीड कर रहे हैं, हाउ यू आर बिहेविंग इन द ग्रुप, सो दैट ऑल्सो मैटर्स ए लॉट। इसी तरीके से आप देखेंगे कि हाफ ग्रुप टास्क, यानी कि फिर उसी तरीके की दूसरी सिचुएशंस होती हैं, लेकिन उस ग्रुप को अगर 20-25 लोग थे तो उसको हाफ कर दिया जाता है, तो इट विल बी रिमेन 8, 10 या 12 लोग रह जाएंगे, और उसको आपको जो है जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको कवर अप करना है। तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में काफ़ी इजी हो जाता है जो अपना मैनेज करना, क्योंकि लोग कम हो जाते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू मैनेज द थिंग। और जब लोग ज़्यादा होते हैं तो हर आदमी अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करता है, और ऐसे में आपको ज़रा दिक्कत आ सकती है कि आप क्या करें। ये देखिए हाफ ग्रुप टास्क के इस तरीके से प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर एक आपका टेस्ट होता है लेक्चरेट का। लेक्चरेट में दे वांट टू सी कि वेदर यू आर एबल टू कन्वे योर पॉइंट ऑफ व्यू और नो क्लियरली टू द ग्रुप, टू द पीपल। तो इसमें ऐसा होता है कि 4 आपको जो है वो दिए जाते हैं टॉपिक्स। आप उठाइए, कोई सी भी स्लिप उठाइए, हर स्लिप के अंदर 4 टॉपिक लिखे हुए हैं, और 3 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है कि आप उस पर तैयारी कर लें, अपने थॉट्स को जो है ऑर्गेनाइज कर लें किसी भी टॉपिक के ऊपर, और फिर 3 मिनट वो आपके ग्रुप के सामने आपको उसमें जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करें उस 4 में से, उसके ऊपर आपको बात करनी है अपने ग्रुप से। तो बात करने के लिए हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझ लें कि SSB का टेस्ट जो है वो सिर्फ इंग्लिश में होता है। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है
तो इसको इम्प्रूव करें। यू हैव टू गेन कमांड ओवर द लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश के बगैर वहाँ पे हिंदी या किसी और दूसरी लैंग्वेज में एसएसबी क्वालिफाई नहीं की जा सकती। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंग्लिश में बात करना ज़रूर सीख लें, वरना आप एसएसबी में क्वालिफाई नहीं कर सकते, भले ही आप में कितनी भी क्वालिटीज़ हों। तो इंग्लिश इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एज़ फार एज एसएसबी इज़ कंसर्न। तो ये लेक्चरेट का मैंने बताया कि इसमें 3 मिनट आपको तैयारी के मिलते हैं, 3 मिनट आपको काम करने के। फिर ये इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स रहती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जो कि स्टूडेंट से एक एक करके एक स्टूडेंट को कुछ कुछ ऑब्स्टिकल्स दी जाती हैं एंड दे ट्राई टू क्रॉस ओवर इट। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो जाती हैं। फिर होता है कमांड टास्क। अब उसमें होता यह है कि 6, 7 या 8 लोगों को आपको सिलेक्ट करना होता है। यू आर मेड ए कमांडर, यू आर मेड ए लीडर एंड सर्टेन ऑब्स्टिकल्स आर गिवन टू यू। तो रिक्वायरमेंट आपको देखना पड़ेगा कि मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है ग्राउंड के ऊपर, उसमें मुझे कितने लोग लगेंगे, यानी कि 4 लगेंगे, 5 लगेंगे, 6 लगेंगे, कितने लोग लगेंगे, उसको आपके जो ग्रुप मेट हैं उनमें से ही आपको लोगों को सिलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा कि यू कैन गो एंड सेलेक्ट योर फ्रेंड्स, कोलीग्स फॉर योर टास्क। क्योंकि ये जो टास्क कंप्लीट करना है ये सोलली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कमांडर, एज ए लीडर। आप उसको कितना बेहतरीन एग्जीक्यूट कर पाएंगे विद मिनिमम मैन पावर, तो और अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से आपको यूज़ करना है। यानी यहाँ पर कोई आपसे छीना झपटी नहीं है। जो ग्रुप टास्क वगैरह है या हाफ ग्रुप टास्क हैं तो उसमें तो कोई भी किसी को भी एडवाइस कर सकता है। यहाँ पर आपको कमांडर बनाया गया। नाउ व्हाट एवर यू से, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं या जिनको आपने सेलेक्ट किया अपने साथ में, वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और अल्टीमेटली आपको जो है उसमें सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए भी आप ही कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होंगे कि इसमें आप कितना कामयाब हुए। देन एक होता है फाइनल ग्रुप टास्क। ये भी जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है या ग्रुप टास्क है उसी तरीके का रहता है, लेकिन इसको फाइनल ग्रुप टास्क बोलते हैं। और इसमें एक मौका और दिया जाता है स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को, कि वो अपनी क्वालिटीज़ को अच्छे से देख करके इसमें कुछ बात कर पाएँ। 3rd एंड 4th डे में ही इंटरव्यू कर लिए जाते हैं आगे पीछे करके। इंटरव्यू जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड या डिप्टी प्रेसिडेंट जो होते हैं आप बोर्ड के, वो कंडक्ट करते हैं। और इसमें ये इंटरव्यू जो है आपके 15-20 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक भी हो सकता है। जो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने दी, यानी कि एसएसबी में जाने के बाद में एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो है वो भरवाया जाता है, जिसमें आपको अपने बारे में कि आप कौन सी जगह से आए हैं, कहाँ से आपने तालीम हासिल करी है, आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपने किन टीचर से पढ़ा है या क्या गेम्स खेले हैं, अपने बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देना होती है। तो वो PIQ फॉर्म बोलते हैं उसको, कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर। तो वो जब आप भर के देते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी से डराइव करके प्रेसिडेंट जो है वो आपसे पूछते हैं, सवालात करते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, किस तरीके से और क्या करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। और कुछ ना कुछ सिचुएशन दे करके भी वो आपको असेस करते हैं कि वेदर यू आर फिट टू बी एन ऑफिसर और नो। यानी मुझसे जब इंटरव्यू हुआ था तो वहाँ पे एक सवाल ये पूछा गया था कि सिंस आई वॉज मेड द कैप्टन फॉर द जूनियर सर्विसेज टीम इन द नेशनल्स, हॉकी नेशनल्स, तो उन्होंने एक सवाल मुझसे ये किया था, कहना कि आपको कैप्टन क्यों बनाया गया। तो और मुझे वाकई उसका रीज़न नहीं मालूम था कि मुझे क्यों बनाया गया कैप्टन। तो उन्होंने ये सवाल किया, कहना कि और भी वहाँ पे आपके साथ में जो थे 16-17 स्टूडेंट्स थे, जो प्लेयर थे साथ में, आपको ही कैप्टन क्यों बनाया गया। तो अब वहाँ पे जाहिर सी बात है झूठ या ब्लफ तो चलता ही नहीं है, यानी कि आप झूठ नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट ब्लफ, यू कैन नॉट चीट देम। तो इट इज़ बेटर, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप सीधा बोल दीजिए कि मुझे नहीं मालूम। तो जब उन्होंने पूछा कि आपको क्यों बनाया गया, तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्यों बनाया गया। तो देयर ऑल्सो दे सी कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ इस तरीके की पोस्ट आपको मिली हैं या क्या है, तो उसके बारे में आप कितना अवेयर हैं, कितना आप जानते हैं। एक तो ये सवाल पूछा था। फिर उन्होंने एक मुझसे सवाल पूछा था कि जो सोलर सिस्टम, मतलब ये जो आपके जो सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स जिनको ऊपर भेजते हैं, जो अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह हैं, इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है। यानी कि जो ये सैटेलाइट्स ऊपर हमारे काम कर रहे हैं, जिनके ज़रिए से बहुत कुछ दुनिया में काम चल रहा है, तो इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो सिंस आई यूज़ टू रीड ए लॉट, न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते थे और बहुत सी मैगजीन्स भी पढ़ते थे, तो मैंने उसमें जवाब दिया कि सोलर सिस्टम से। तो ही बिकम वेरी हैप्पी कि येस यू आर राइट खान,
क्योंकि सोलर पैनल्स उसमें लगे रहते हैं और सोलर धूप में ही वो वहाँ पे अवेलेबल है, तो सोलर सिस्टम से ही उसको एनर्जी मिलती है। इसके अलावा उन्होंने एक सिचुएशन और दी थी मुझे कि ओके मिस्टर खान, यू आर मेड इट कमांडर ऑफ से अराउंड 50 आर्मी मैन एंड यू आर गोइंग फ्रॉम बेंगलोर टू दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड। और पूरा कंपार्टमेंट में जो है वो आपके फ़ौजी विद राइफल्स जो हैं आपके साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। सडनली जस्ट क्लोज टू दिल्ली कुछ डाकू जो थे तो उन्होंने रात में अटैक कर दिया, आपकी ट्रेन को रोक लिया और वो सब जो थे आपके कंपार्टमेंट में आ गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि आप लोग जो थे सो रहे थे, तो उन्होंने सब गन्स वगैरह तान लिए और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी आपके पास में सब है वो आप हैंड ओवर कर दीजिए। तो अब बताइए कि आप इसमें एज ए कमांडर आप क्या करेंगे। तो मैंने कहा कि सर अगर वो आ गए हैं उसमें कंपार्टमेंट में और वो सिंस दे आर ऑल्सो फुल्ली आर्म्ड, तो मैं अपने साथियों को बोलूँगा कि सब इनको हैंड ओवर कर दो, जो भी माल वगैरह है, जो भी अपने पैसे हैं, सब कुछ उनको दे दो। तो प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं, लेकिन आप जो हैं फ़ौजी हैं और आपके पास भी जो है राइफल्स और सब कुछ है, तो आप फाइट कर सकते हैं उनसे। तो मैंने कहा सर आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू फाइट विद देम, क्योंकि हम लोग वहाँ पे सो रहे हैं ट्रेन में और वो लोग जो है और पोजीशन ले करके हमें ऑलरेडी टारगेट किए हुए हैं, तो वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू फाइट और लाइफ इज़ मच प्रेशर दैन मनी। तो मैं अपनी लाइफ बचाने के लिए, अपने जवानों की लाइफ बचाने के लिए आई विल टेल देम टू हैंड ओवर द वॉट एवर द बिलोंगिंग्स दे हैव, बेटर यू हैंड ओवर देम। देन ही फर्दर सेड कि सपोज आपने कह दिया कि सब कुछ हैंड ओवर कर दो, लेकिन आपके एक साथी जो था उसने अपना माल देने से मना कर दिया और इन द प्रोसेस वो रॉबर्ट्स से उनकी लड़ाई हो गई और लड़ाई में जब आप भी बीच बचाव कराने गए तो उसने गन फायर कर दिया, जिसमें आप और वो आपका एक साथी वो बुरी तरीके से उसमें ज़ख्मी हो गए और फिर वो लोग जो थे डाकू जो थे आपको ज़ख्मी करके और सब कुछ लूट करके भाग गए। अब आप क्या करेंगे। तो मैंने सर इमीडिएटली आफ्टर रीचिंग दिल्ली, जैसे ही हमारी ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी तो मेरे ग्रुप में जो द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन होगा मैं अपने ग्रुप की कमांड उसको हैंड ओवर करूँगा एंड देन फिर मैं ख़ुद और जो हमारा साथी जो ज़ख्मी हो गया है हम दोनों वहाँ से हॉस्पिटल चले जाएंगे ताकि हम अपना ट्रीटमेंट करा पाएँ। तो कहना कि येस दैट इज़ द राइट अप्रोच एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज रिकमेंडेड थ्रू द एसएसबी। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पे पूछते हैं, असेस करते हैं, दे सी कि वेदर यू आर रियली एबल टू थिंक लॉजिकली, नेचुरल कंक्लूजन पे आ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। ख़ास बात यह है कि जो ये आप स्लाइड देख रहे हैं कि इसमें इंटरव्यू में जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है और जो कैंडिडेट है उसके बीच में काफ़ी गैप होता है और उसके रूम में भी चलने के लिए भी आपको काफ़ी दूर चलना पड़ता है, मतलब काफ़ी चल करके जाना पड़ता है, कुछ 8-10 कदम चल करके फिर अपनी कुर्सी पे बैठना है। यानी जब आप सामने बैठते हैं तो आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर की नज़र में आपका फुल व्यू होता है एंड ही कैन सी फ्रॉम योर टो टू योर टॉप, यानी कि सर से लेकर ऊपर तक पूरा वो आपको देख सकते हैं। उसमें वहाँ पे आपका कितने पजल हैं, आपके हाथ तो नहीं शेक कर रहे हैं, आपके पैर तो शेक नहीं कर रहे हैं, एंड हाउ कॉन्फिडेंटली यू आर वॉकिंग इन द रूम एंड हाउ यू आर विशिंग, योर बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज स्टडीड देयर। ये होने के बाद में फिर फाइनली आपका इंटरव्यू जब हो जाता है तो नेक्स्ट डे यानी कि 5th डे जो है वो कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में ये तीनों ऑफिसर्स जो होते हैं, जीटीओ होते हैं, आपके जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और आपके जो प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट्स वगैरह होते हैं, ये तमाम ऑफिसर्स जो हैं एक रूम में बैठते हैं और वहाँ पे एक एक कैंडिडेट को बुला करके उसको सभी ऑफिसर्स देखते हैं और फिर उसके मार्क्स टैली करते हैं कि किसने किस इवेंट में कितने मार्क्स लिए हैं। और वहाँ पे आपसे कुछ फॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लाइक हाउ वाज योर स्टे इन द एसएसबी एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम हियर एंड वेदर यू वांट टू सजेस्ट एनी इम्प्रूवमेंट इन द एसएसबी और समथिंग लाइक दिस। और अगर कोई मार्जिनल केस होता है यानी कि जिसमें ऐसा लगता है कि उससे कुछ और सवालात पूछ के उसको हम रिकमेंड कर पाएँ, तो उस तरीके के कैंडिडेट्स को वहाँ पर कुछ सवालात ऑफिसर्स या प्रेसिडेंट जो कोई भी जिस चीज़ में जहाँ पे नंबर्स कम हैं वो उनसे सवालात करके सबके सामने जब कैंडिडेट जवाब दे देता है तो देन दे टेक ए फाइनल डिसीजन और इसके बाद में फ़ौरन जो है आपका जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है 1-2 घंटे के अंदर ही अंदर। और यानी कि अगर आपके पास इनिशियली 200 का करीब बैच किया था तो 200 में से आपके 50% अगर आप निकल गए स्क्रीनिंग में
तो 100 बचे, 100 में से आपके 4, 5 या 7 लोग जो हैं वो रिकमेंड होते हैं, आई मीन दैट इज सिलेक्टेड, तो उनको सिलेक्शन की जगह पे रिकमेंड किया जाता है। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपके मेडिकल होने के बाद में एयर हेडक्वार्टर्स, आर्मी हेडक्वार्टर्स या नेवल हेडक्वार्टर्स में तैयार की जाती है और अकॉर्डिंगली उनको ट्रेनिंग के लिए फिर बुलाया जाता है। सो दिस इज़ द समथिंग कम्प्लीटली द सिस्टम ऑफ द SSB। अब इसमें आप ये देखिए कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है फॉर रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होता है, जो कि मिलिट्री हॉस्पिटल्स में होता है। और इसके बाद में एक छोटा सा मैं जल्दी से क्विकली आपको बता दूं कि एयरफोर्स में पायलट किस तरीके से बन सकते हैं। पायलट के लिए एक एडिशनल टेस्ट होता है। ये SSB तो सबके लिए कॉमन है, यानी कि कोई भी ऑफिसर हो उसको इतना तो करना ही करना है कम से कम। लेकिन पायलट के लिए एक एडिशनल टेस्ट होता है जिसको कि पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट बोलते हैं। यानी कि व्हाट इज़ दैट पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट? पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट मतलब ये है कि एक नेचुरल स्किल हर शख्स के अंदर रखी है। और आजकल तो आप लोग बहुत आसानी समझ सकते हैं कि जिसको बोलते हैं ना एप्टीट्यूड टेस्ट 10th के बाद में, 12th के बाद में, कि विच इज़ द हिडन क्वालिटी इज केप्ट इन यू, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर पाएँ, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है। तो इसी तरीके से हर स्किल, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट या इस तरीके की स्किल जो है वो रखी हुई है, अल्लाह ताला ने रखी है। तो ये पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये भी एक नेचुरल स्किल है, यानी कि हर आदमी जो है प्लेन नहीं उड़ा सकता, उसके अंदर वो स्किल अगर नहीं है तो ही कैन नॉट फ्लाई। तो वो टेस्ट जो है पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट है, वो भी वहाँ पर लिया जाता है। इसमें जो है आपके 3 टेस्ट हैं मेनली। एक तो है इंस्ट्रूमेंट रीडिंग टेस्ट है, जो कि बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है। 6 मीटर्स रहते हैं, उसमें एल्टीट्यूड रहता है, मैग्नेटिक फील्ड्स रहती हैं, आपके डायरेक्शंस रहता है, विंड के मीटर्स रहता है। तो इस तरीके से 6 मीटर्स रहते हैं और वो आपको देख करके, और कुछ पिक्चर्स भी रहती हैं जैसे वर्बल और नॉन वर्बल में रहती हैं। तो पिक्चर्स वगैरह रहती हैं कि अगर प्लेन उसमें सामने से आ रहा है कि जा रहा है, आने और जाने का अगर आप फोटो देखेंगे सामने से लिया हुआ तो बिल्कुल एक सा दिखता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि ये आ रहा है अपनी तरफ कि जा रहा है। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि आप में इतनी इंसाइट है क्या कि अगर आप हवा में हैं और सामने से सामने कोई प्लेन दिख रहा है आने से, तो वेदर यू आर एबल टू मेक आउट कि वो आपकी डायरेक्शन में आ रहा है कि उधर जा रहा है, आपके अगेंस्ट जा रहा है। तो इस तरीके के बहुत से इंटरेस्टिंग सवालात होते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट रीडिंग के हिसाब से आपसे वहाँ पे रिटन टेस्ट होता है। तो एक ये छोटा सा ये टेस्ट होता है जिसमें इंस्ट्रूमेंट रीडिंग टेस्ट बोलते हैं। फिर दूसरा होता है सिमुलेटर टेस्ट, जिसको बोलते हैं कि लाइट कंट्रोल टेस्ट। लाइट कंट्रोल टेस्ट के लिए क्या करते हैं कि एक कंप्यूटर स्क्रीन होता है, जैसे कि अभी आपने देखा कि सिमुलेटर टाइप बनाया हुआ है और यहाँ पे एक कंप्यूटर का स्क्रीन है जिसमें कि एक स्क्वायर बना है और उस स्क्वायर के अंदर एक वाइट डॉट है। और वाइट डॉट जो है वो इतनी तेज़ी के साथ में फ्लिकरिंग करता है, कभी 1 सेकंड में इधर, कभी उधर, कभी उधर, पूरे स्क्रीन पे वो फुदकता रहता है। अब आपके लिए उसके लिए 3 कंट्रोल दिए हुए हैं। एक तो पैरों में आपके रडर पेडल्स हैं। रडर पेडल्स यानी कि जो ब्रेक की जगह पे लगते हैं तो उसको जो दबाने से बोलते हैं, तो हवाई जहाज़ में उसको रडर पेडल बोला जाता है। राइट में अगर आप दबाएंगे तो जहाज़ जो है राइट की तरफ मुड़ेगा और लेफ़्ट पेडल को दबाएंगे तो आप लेफ़्ट की तरफ मुड़ेगा। इसी तरीके से आपकी कंट्रोल स्टिक होती है जो आपके दोनों टांगों के बीच में रहती है। उससे अगर आप उस कंट्रोल स्टिक को अपनी तरफ खींचेंगे तो प्लेन ऊपर जाएगा, डाउन करेंगे तो प्लेन जो है नीचे जाएगा। और एक इधर की तरफ जो है लाइन कंट्रोल गियर होता है कि उसको गियर से आप जो है उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो कर सकते हैं, जो लाइट उसके अंदर फुदक रही है। जो स्क्वायर स्क्रीन के सेंटर में दिया हुआ है, आपका टास्क ये रहता है कि आप उस वाइट फ्लिकरिंग जो डॉट है उसके अंदर कितनी देर तक उसको रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 3 कंट्रोल्स, यानी कि रडर पेडल, कंट्रोल स्टिक और आपका जो लाइट कंट्रोल जो गियर है उसकी मदद से आप इसको कितनी देर उसके अंदर रोक सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अगर एक इंसान का दिमाग 2-3 जगह पर साइमल्टेनियसली काम नहीं कर सकता है तो ही जनरली फेल्स। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट होता है। मुझे आई वॉज वेरी मच सक्सेसफुल इन दिस। लास्ट टेस्ट होता है जो ड्रम टेस्ट जिसको बोला जाता है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ द विंड जो है उसको कंट्रोल करने के लिए है कि आप जहाज़ को हवा में किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। और समथिंग ये बहुत स्विफ्ट होता है। ये तकरीबन 8 फीट लंबा जो है एक ड्रम होता है और 1 फीट चौड़ा होता है और ये घूमता है इस तरीके से, यानी कि गोल गोल घूमता है ये। इसमें जो है लाइंस बनी हुई होती हैं और मेटल यानी कि ब्रास मेटल के उसके अंदर डॉट्स हैं बहुत से, और एक की रहती है जो इतनी स्विफ्ट है कि आपने ज़रा से घुमाया तो वो 2 फीट भी जा सकती है और कभी कभी आप घुमाए चले जा रहे हैं तो वो 1 इंच भी मूव नहीं करती।
तो ये आपको शीर एडजस्टमेंट यानी कि शीर जजमेंट जिसको कहना चाहिए वो होता है कि आप उसको कितना घुमाएं कि वो मैक्सिमम जो ब्रास की जो डॉट्स हैं उसको टच करके मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाए। तो हालांकि ये मतलब ये कि डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट रहता है कि वो की जो आप वो रोल कर रहे हैं उसको किस तरीके से आप कंट्रोल करेंगे, लेकिन जिसमें ये स्किल होगी तो वो उतना स्विफ्टली उसको करके और समझ करके उसको कर सकता है। और मज़े की बात यह है कि इसमें किसी भी किस्म की कोचिंग कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है और कोचिंग किसी को इसमें मदद नहीं कर पाएगी, ख़ास तरीके से पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में। ये एब्सोल्युटली नेचुरल गिफ्ट है, अगर आपके अंदर ये है चीज़ तो है और नहीं है तो नहीं है। लेकिन हाँ, बकिया चीज़ें जो आपका वर्बल टेस्ट है, नॉन वर्बल टेस्ट है, आपका स्टोरी राइटिंग है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, इन सबको आप प्रैक्टिस के साथ में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी कि एसएसबी के ताल्लुक से OLQs क्या होती हैं, व्हाट आर द OLQs यानी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ क्या होती हैं जिनको हम देखा जाता है। यानी कि देखिए इसमें जो एसएसबी का तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ए पार्ट में जो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग है, नंबर 2 में है सोशल एडजस्टमेंट है, और नंबर 3 में आप कह लीजिए उसको सोशल इफ़ेक्टिवनेस है, एंड लास्ट में जो है आपका डिप्लोमेसी कितना है। उसमें 15 क्वालिटीज़ जो हैं वो एसएसबी में चेक की जाती है। 15 क्वालिटीज़ 15। नंबर 1 पे है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, जो कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आती है। इसको देखना है इज़ डिफरेंट फ्रॉम बेसिक इंटेलिजेंस बाय सॉल्विंग नॉन वर्बल टेस्ट वगैरह जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, तो उनके ज़रिए से इनको एनालाइज किया जाता है पजल्स वगैरह से कि आप कितने इंटेलिजेंस हैं, यानी कॉमन सेंस कितना है आपके अंदर, वो उससे पता चलता है। रीजनिंग एबिलिटी मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ देख करके उसको रीजनेबली सही अंदाजे में, सही तरीके में, सही पर्सपेक्टिव में उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये उससे वो पता चलता है। नंबर 3 है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, यानी कोई भी सिचुएशन देख करके, कोई भी प्रॉब्लम देख करके वेदर यू आर इन ए पोजिशन टू ऑर्गेनाइज इट प्रॉपरली और नो, तो एक ये क्वालिटी देखी जाती है आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। देन पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं, तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट कि आप इसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फिर आपकी सोशल एडजस्टमेंट में अंडर में आएगा तो सोशल अडेप्टेबिलिटी, यानी कि सोशली आप लोगों के साथ में, ग्रुप के साथ में एडजस्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, या नए किस्म के लोग अगर आपको मिल रहे हैं तो आप उनके साथ में वेदर यू आर एबल टू गेट अलॉन्ग विद देम और नो, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें इंडिया चूँकि एक मल्टी नेशनल, मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस कंट्री है और डिफरेंट तरीके के लोगों से साकवा पड़ता है, तो इसमें आपको मुख्तलिफ लोगों के साथ में रह करके, मिलजुल करके काम करना पड़ता है। तो वेदर यू आर एबल टू अडॉप्ट सोशली और नो। देन कोऑपरेशन, आपके ग्रुप में आपको काम करना है, आपको जवानों के साथ में रहना है, तो आप एक मतलब कोऑपरेटिव हैं ऑफिसर या नहीं हैं, तो एक कोऑपरेशन की क्वालिटी देखी जाती है। देन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको कोई काम दिया गया, कोई रिमाइंडर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपको जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको खुद से वो काम करने के लिए राज़ी रखता है कि नहीं रखता है, खुद से सोच करके आप उसमें आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं बढ़ पाते। दिस इज़ द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो नहीं है किसी में तो वो सॉरी ही कैन नॉट ज्वाइन द डिफेंस एट ऑल। देन सोशल इफेक्टिवनेस में आ जाइए तो इसमें सबसे पहली चीज़ है इनिशिएटिव मतलब ये है कि कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं तो उसको आगे बढ़ करके खुद से इनिशिएट करना कि हाँ इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव वो आपका काम है या नहीं है, बट इफ इट इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू देन यू कैन डू इट इफेक्टिवली थ्रू इनिशिएटिव मतलब आप नए आइडियाज़ दे सकते हैं, नई बातें बता सकते हैं, उसको किस तरीके से करना है ये बता सकते हैं, सो दैट आपका टारगेट जो है वो पूरा हो जाए। इसके बाद में आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कोई भी काम करने के लिए आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, और कॉन्फिडेंट उसी वक्त हो सकता है जब वंस यू आर थॉरो ऑन द सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट आता है स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि क्विकली कितना फास्ट आप डिसीजन लेते हैं, राइट एंड पॉजिटिव डिसीजन, तो ये देखी जाती है आपकी। और 11वें नंबर पे आपका है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप, यानी कि आप ग्रुप को कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं अपने आइडियाज़ से, अपनी बात से, अपने मैनर्स से या जिस तरीके से। फिर लाइवलीनेस, यानी कि आप कितने सोशली अडॉप्टेबल हैं और कितने लाइव हैं, कितने लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो ये चीज़ देखी जाती है। फिर डायनेमिसिटी में बताया है कि डिटर्मिनेशन, यानी कि कोई काम आपको दिया गया तो आप उसको आधे में नहीं छोड़ते हैं, बल्कि यू कंप्लीट इट इर्रेस्पेक्टिव व्हाट एवर टाइम इट टेक्स, और कोई भी चीज़ आपको दी गई है तो यू आर डिटरमिन्ड टू कंप्लीट, और वो करना पड़ती है। फिर 14वें नंबर पे है आपका करेज,
यानी बहुत सी जगहों पे डिफेंस में क्या हर जगह पे करेज की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डिफेंस में ज़रा ज़्यादा, क्योंकि मामला जो है वहाँ पे आपकी लाइफ का भी मैटर रहता है कि समटाइम्स यू हैव टू रिस्क योर लाइफ फॉर द कॉज ऑफ द नेशन और फॉर द ग्रेटर कॉज ऑफ इट। तो वहाँ पे आप करेज यानी कि हिम्मत भी होना चाहिए। और 15th पॉइंट है आपके अंदर स्टैमिना होना चाहिए। स्टैमिना से मतलब ये है कि कोई भी काम आप लेके चल रहे हैं तो वो आप कितनी तेज़ी के साथ में और कितने लगन के साथ में उसको कर पा रहे हैं, वो आपको करना आना चाहिए।